नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए हैं। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को कई बड़ी सौगातें भी दी। इसके अलावा किसानों पर भी खासा ध्यान दिया गया है। वहीं बजट 2023 पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बजट में विराट भारत की मजबूत नींव है। पीएम ने कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट है। ये गरीब मिडिल क्लास के सपने पूरे करने वाला बजट है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। देश का 75वां बजट और मोदी सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया है और इसमें कई बड़ी छूट दी गई हैं। 8 साल बाद टैक्स के स्लैब को बढ़ाया गया है। 5 लाख से अब 7 लाख इसे कर दिया गया है। जी हां, 2023 का बजट 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिए जाने की बात कही है। सीधे नौकरियों का ऐलान, 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री। तो बजट की जो बारीकियां हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा रहे हैं। ये देखिए, टैक्स स्लैब में किस तरह से छूट दी गई है। 0 से 3 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि कोई कर नहीं देगा, जीरो टैक्स। 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स, 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स। ग्राफिक्स के जरिए हम अब आंकड़ा आपको समझा रहे हैं। 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स और इसके साथ ही 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स दिए जाने की बात इस बजट में सामने आई है। तो ये पेपरलेस बजट जो कि पेश किया गया आज संसद में, मोदी सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट इसे कहा जा रहा है। हालांकि 2024 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव और 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ये बजट पेश किया गया। तो क्या वाकई में आम जनता को, आम तबके को साथ पाने में मोदी सरकार कामयाब हो पाएगी, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ध्रुव अग्रवाल हमारे साथ, अर्थशास्त्री। डॉक्टर एसके सरोज, फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रल व्हीकल एसोसिएशन, आपका बहुत स्वागत है सर। तो ध्रुव सर, आप ही के साथ शुरुआत, अर्थशास्त्री भी हैं आप। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रीतपाल सिंह सलूजा हैं, आपका भी स्वागत है प्रीतपाल जी। ध्रुव सर, शुरुआत आप ही के साथ। सर, कैसे देखते हैं इस टैक्स स्लैब को? एक बड़ी राहत 8 साल बाद 5 लाख से बढ़ाकर अब 7 लाख कर दिया गया टैक्स स्लैब, और इसे आम जनता कैसे समझे, सरल शब्दों में इसे कैसे समझे सर? देखिए, ये महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी और उसके बावजूद भी जो आयकर का जो स्लैब था पिछले कई सालों में बढ़ाया नहीं गया जी। जबकि 2014 से पहले जब चिदम्बरम बजट पेश करते थे, हाँ, तब भी 5 लाख की मांग की जाती थी। अब जाके जो टैक्स की जो स्लैब है 7 लाख की गई है, एक वेलकम स्टेप है। हालांकि उससे कहीं ज़्यादा की जानी चाहिए थी। हमने भी विकास फाउंडेशन के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन की मांग की थी, कि जिससे कि जनता के हाथ में पैसा आए और उस जनता के हाथ में पैसा आने से इस मंदी से छुटकारा मिले। क्योंकि जब तक जनता के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी तब तक ना माल बिकेगा, ना वो कंजम्पशन उनका बढ़ेगा, और जब माल नहीं बिकेगा तो फैक्ट्री भी माल नहीं बना पाएंगी। क्योंकि पिछले कई सालों से ज़्यादातर जो एमएसएमई हैं वो 40 से 45%। सर, ये जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, कमाई पर कितनी राहत मिलने जा रही है लोगों को। 5 लाख तक आप कमाते हैं तो इसमें पुराने टैक्स पर 0 बता रहा है। नया टैक्स 12 लाख से अगर ऊपर कमाते हैं, 12 लाख तक कमाते हैं तो 1,63,800 रुपए का फायदा, और नया टैक्स में 90,000 और इसका 73,800। हालांकि ये छोटा हो रहा है, इसे फुल फ्रेम दीजिए। 15 लाख रुपए पे 2,57,400।
तो सर इस टैक्स स्लैब को, हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सर ये बात कही जा रही है कि 0 से 3 लाख का अगर आप टैक्स देते हैं तो इसमें आपको 0 से 3 लाख तक आप कमाते हैं तो इस पर आपको 0 टैक्स देना है। एक तरफ सरकार कह रही है कि 7 लाख तक टैक्स फ्री, 7 लाख तक आपको 0 टैक्स देना है, और एक तरफ ये बात सामने आ रही है कि 0 से 3 लाख पर 0, 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स। तो सर इसके मायने क्या है और एक आम दर्शक जो आम एक करदाता है वो कैसे इसे समझे? देखिए, 2 ऑप्शन इनकम टैक्स के अंदर पहले एक कर्म प्रणाली होती थी। हाँ। लेकिन पिछले कई सालों से इन्होंने 2 स्कीमें बनाई हैं। हाँ। आप ऑप्ट कर सकते हैं जो फर्स्ट वाली स्कीम, हाँ। जिसके अंदर 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। हाँ। और दूसरी स्कीम है जिसके अंदर 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। हाँ। जो 3 लाख वाली स्कीम है, हाँ। उसके अंदर जो डिडक्शंस हैं, हाँ। वो मिलेंगी। जो 7 लाख वाली जो स्कीम है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस और जो भी डिडक्शंस मिलती हैं इनकम्स में, वो डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। तो यदि जिसको डिडक्शंस मिलनी है, उसके लिए 7 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए तो स्कीम 3 लाख पर ही टैक्स हो गया। अगर आपको कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं या सेविंग की जो डिडक्शंस हैं उनको लेना है तो आपको 3 लाख तक ही माफ है। 7 लाख वाली जो स्कीम के अंदर आपको डिडक्शंस नहीं मिलनी। एक तरह से आपको जो डिडक्शंस का लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। तो एक तरफ से इस 7 लाख वाली स्कीम के अंदर आपको एक तरफ से राहत 3 लाख की तुलना में 7 लाख मिलती है, लेकिन आपको बहुत सारी जो सेक्शन 80 की डिडक्शंस हैं और बाकी जो सेविंग के लिए आसान शब्दों में कैसे समझाए? जब 7 लाख तक राहत मिल रही है तो फिर लोग 0 से 3 तक 0, 3 से 5 तक 5%, इससे लोग क्यों भरेंगे? वो इसलिए करेंगे, मान लो आपको इनकम मिलती, आपकी इनकम है 10 लाख रुपए। हाँ। 10 लाख है तो 7 लाख वाली स्कीम में तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उस 10 लाख में से कुछ हाउसिंग लोन की इंस्टॉलमेंट दी है, कुछ आपने 80C में डिडक्शन किया है, कुछ आपने मेडिक्लेम लिया है, और हो सकता है आपका खर्चा इन सब चीज़ों में 7 लाख ही हो जाए। 10 लाख में से वो 7 लाख का डिडक्शन करके आपको 3 लाख आएगा तो निल टैक्स बनेगा। और 7 लाख वाली स्कीम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो उसको 10 लाख में से तो जिन लोगों को जिन्होंने सेविंग की है, जिनको 80 के अंदर, सेक्शन 80 के अंदर या स्टैंडर्ड डिडक्शन जिनको मिलता है, उन लोगों के लिए तो बेसिकली 3 लाख है। 7 लाख वाली स्कीम में लिमिट तो बढ़ाई है, लेकिन आपको जो अदर बेनिफिट मिलते थे, LIC में पैसा इन्वेस्ट करने के, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो सब बेनिफिट या इंटरेस्ट सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट मिलती थी, वो सारे बेनिफिट आपके छीन लिए जाएंगे। यानी उस स्कीम के अंदर वो वाले बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के कोई स्कीम कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के डिडक्शंस हैं उनके लिए जो 3 लाख एग्जेम्पशंस वाली स्कीम फायदेमंद हो सकती है, और जिन लोगों को कोई डिडक्शंस नहीं लेने उनके लिए 7 लाख वाली। ठीक है, प्रीतपाल सिंह जुड़ गए हैं। प्रीतपाल सिंह सलूजा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। सर बहुत स्वागत है प्रीतपाल जी आपका। सर अमृतकाल का पहला बजट पेश हुआ है, मोदी सरकार का ये आखिरी बजट कहा जाएगा इस कार्यकाल का, और इस बजट को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। 7 लाख तक टैक्स स्लैब में छूट, युवाओं को रोजगार, MSME पर ध्यान दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे, ये बात इसमें सामने आई है, खिलौने सस्ते होंगे, बैटरी पर आयात शुल्क कम किया गया है। तो सर इस तमाम सारी छूट्स को किस तरह से देखती है आम आदमी पार्टी? क्या वाकई में आम जनता के लिए एक बड़ी राहत इस आम बजट के जरिए? प्रीतपाल शिवम जी, ना ये बजट जवान के नाम का है, हाँ, ना किसान के नाम का है, ना नवयुवकों के नाम का है जी। एक मूवी आई थी सर, आज का दौर, जिसमें कादर खान से एक बंदा पैसे मांगने आता है, जो उधार उसने लिए होते हैं। कहता कितने पैसे मुझको तुमको देने? कहता 20,000 रुपए। हाँ। तो 20,000 निकाल उसको देते हैं। कहते 20,000 मैंने तुमको दिया? कहता हाँ। 20,000 तुमने ले लिया? कहता हाँ ले लिया। तुमको देना कितना था? 20,000। तो हमारे 20,000 वापिस करो।
मैंने दिया कुछ नहीं लिया कुछ नहीं वाला ये क्या समय का क्या बजट क्या है। खामी क्या रही बजट में सर, ये बताइए, देखिए, टेक्निकल बातें कीजिए। सबसे बड़ी खामी ये हाँ। है कि जो भी बातें की गई है इसमें वो सिर्फ वोटर लुभावन यानी हाँ। 2024 को टारगेट में रख के की गई है। अभी अर्थशास्त्री आपसे बता रहे थे कि 3 लाख रुपए तक का, यानी पहले 2.5 लाख रुपए तक का हुआ करता था, हाँ। 2.5 लाख रुपए तक पे टैक्स नहीं था। अगले इन्होंने 50,000 रुपए मात्र उस पर छोटी सी रकम बढ़ाई है और देश में ऐसा सर दूसरा भूख का 7 लाख माहौल कर बना तो दिया, दिया। 2 लाख बढ़ा दिया, उस पर तो आप नहीं बोल रहे। नहीं, 2 लाख रुपए बढ़ाने का क्या तुक हुआ? हम अगर कंज्यूमर के हाथ में पैसा नहीं देंगे हाँ। तो हमारे जो इंडस्ट्री है जो अगर कोई चीज बना रही है वो बाजार में बिकने के काबिल तब कुछ हमारे हाथ में जेब में पैसा होगा। वो स्थिति तो अभी पैदा नहीं हुई है। 50,000 रुपए उसको यानी 3 लाख रुपए पे आपने छूट दे दिया, अगले 3 लाख से 6 लाख के ऊपर आप 5% ब्याज ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, तो वो कोई लाभ नहीं हुआ। कुल मिला के इनडायरेक्ट जो टैक्स हमारा है उस पर आपने कुछ नहीं किया। जीएसटी के स्लैब में आपने कोई फर्क नहीं किया। जब मन होता है आप जीएसटी बढ़ा देते हो, जब मन होता है जीएसटी कम कर देते हो। रेल किराए में 6 गुने से जाके 8 गुना ज्यादा किराया बढ़ा है और रेल का बजट ही नहीं पेश होता आज की डेट में। किसी समय में रेल का बजट पास होता था, हर चीज को जनता के बीच में रखा जाता था, मगर नहीं रखा। जीएसटी जब 2016-2017 में लाया गया शिवन जी, तब ये राज्यों को विश्वास में लिया गया कि अगर आपका नुकसान होता है तो हम आपको 24% ब्रिजी के तौर पे कंपनसेशन करेंगे। आज तक जो मोदी सरकार है, चाहे जीएसटी काउंसिल की 7वीं बैठक हो, 8वीं बैठक हो, चाहे 10वीं बैठक हो, तीनों बैठकों में वित्त मंत्री ने बार बार कहा कि राज्य परेशान ना हो, हम रिकवरी आपको करेंगे, क्योंकि उसमें यह तय था कि हम 87% सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टैक्स लेगी। जो भी टैक्स दिया जाएगा उसमें ज्यादातर टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा। मगर जब राज्यों को घाटा होने लगा, कंपनसेशन की बात आई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा कोरोना आ गया। तो ये कहना कि 2020 में कोरोना आया तो 2016 से 17, 18, 19, 20 4 लेकिन साल शान का खान, कंपनसेशन शान खान, ये बात तो दिया। माननी चाहिए ना कि देखिए कोरोना के चलते किस तरह से दुनिया की आर्थिक कमर टूटी है, उसके बावजूद भारत कहां खड़ा है आज। ये बात बीजेपी के नेता बार बार आके फ्रंट पर कहते हैं। पाकिस्तान के देख लीजिए क्या हालात हैं, सड़क पर आ गया, आटे की किल्लत है, गेहूं नहीं है वहां पर, तब भी भारत की इकोनॉमी देखिए पाकिस्तान से, अन्य देशों से तुलना कीजिए तो हम कहीं गुना आगे हैं सर। शान खान, शिवम जी, शान खान से बात है सर, प्रवक्ता कांग्रेस। आप शान खान नहीं है, प्रीतपाल सिंह है। जी बिल्कुल। देखिए, भाजपा वाले अमृतकाल चिल्ला रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से अमृतकाल का ही बजट है, किंतु अमृत जो है वो उद्योगपति ले गए, जनता के लिए केवल काल ही काल बचा हुआ है। हाँ। और जब से ये सत्ता में बैठे हैं, ये जनता के लिए काल बन चुके हैं। उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनको महंगाई से धकेल रहे हैं, उनके तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये जो बजट आया है, हर वर्ष जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर वर्ष जो बजट आता है वो ऐतिहासिक ही होता है। और इतने सारे ऐतिहासिक बजट आने के बाद भी आज देश की स्थिति क्या है? बेरोजगारी के मामले में 45 वर्ष का सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। सबसे अधिक बेरोजगारी है 45 वर्ष में। सीएमआई का डाटा बताता है कि देश में बेरोजगारी 8% से भी ऊपर जा चुकी है। महंगाई की स्थिति क्या है? 100 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। गैस की कीमतें 1200 रुपए हो चुकी है। तो देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है, किंतु इस बजट में महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया मोदी सरकार ने। अब आपने कहा कि पाकिस्तान के से हमारी स्थिति अच्छी है। बिल्कुल अच्छी है, पहले भी अच्छी थी। जब पाकिस्तान पहले भी भीख मांगता था तब भी हम अच्छे से अच्छा विकास करते थे। तो ये इनके पास भाजपा के पास एक मात्र हथियार है। यदि आप बजट में कोई कमी खोज लोगे तो ये आपको पाकिस्तान का वीजा थमा देंगे कि चले जाइए पाकिस्तान देख लीजिए। अरे भैया, हम पाकिस्तान क्यों देखने जाए? हम तो भारत में देखेंगे ना। हमने इसी भारत में देखा था कि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो ठीक है, एक बार ध्रुव अग्रवाल जी से जान लेते हैं, उसके बाद मैं डॉक्टर एस सरोज के पास आऊंगा। ध्रुव अग्रवाल सर, ये सर इस बार का बजट पिछले जो अन्य बजट आते थे, चाहे वो यूपीए की सरकार में हो या अब तक एनडीए की सरकार में 2022 तक बजट आते रहे हों, उन बजटों से इस बार का बजट कैसे अलग है और कैसे भारत की विकास की रफ्तार को गति देगा? देखिए, ये इस बार का जो बजट है, हाँ, उसमें कोई नयापन नहीं है। हाँ। और जो बजट के जो खर्चे हैं, हाँ, वो भी पिछले साल के मुकाबले बढ़े नहीं हैं। हाँ। जो उनका जो एक्सपेंडिचर टारगेट है, हाँ, तो मेरे को सबसे बड़ा डाउट है कि बिना खर्चे के और बिना प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के ये जो 7% इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, हाँ, वो ग्रोथ कैसे होगी? हाँ। दूसरी बात ये है कि जो
इन्वेस्टमेंट इनको करना चाहिए हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में, हाँ जो एमएसएमई सेक्टर्स में, उसके लिए कोई खास प्रावधान ये नहीं लाए। तीसरी चीज, हाँ। जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा जी कि जो सरकार है, केंद्र सरकार ने हाँ ऐसी हालत की है कि 18 राज्य जो है उनकी हालत श्रीलंका से बदतर है, क्योंकि उन लोगों को जीएसटी का जो रेवेन्यू है हाँ वो केंद्र सरकार ने कंपनसेशन का वादा पूरा नहीं किया। हाँ। इस बजट के अंदर हाँ उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हाँ। केवल केंद्र सरकार ने हम्म वही काम किया है जो एमएसएमई के साथ किया कोरोना में। जी। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को हम्म ज्यादा लोन देने और बिना इंटरेस्ट के लोन देने की बात इस बजट में रखी है कि हम जो है, जो क्षतिपूर्ति उनका अधिकार है, तो जो उनकी इनकम होनी चाहिए उसकी जगह उन स्टेट को लोन के रूप में पैसा दे रहे हैं। यही हाल कोरोना में जो एमएसएमई थी, एमएसएमई को किसी चीज की छूट नहीं दी गई, ना ब्याज की छूट दी गई, ना बिजली बिलों की, जो बंद दुकानों से बिजली बिल लिए गए बार बार वादे के बावजूद। केवल क्या किया गया कि उनकी लोन अमाउंट बढ़ा दिया गया। जी। आज हर एक एमएसएमई की जो लोन है वो 1.5 गुना हो चुका है। जो लोन पहले था उनका बिजनेस उस हिसाब से नहीं बढ़ा, लोन 1.5 गुना कैसे हो गया कि उनपे जो 50% जो इंटरेस्ट एकुमुलेशन से जो एनपीए हो रहे थे, हाँ। उसकी जगह सरकार ने 20% एक्स्ट्रा पैसा दे के उसको कैपिटलाइज करके उनको एनपीए होने से बचा लिया। तो बेसिकली ये बात कहिए, ये जो विंडो ड्रेसिंग जिस तरह अडानी ने की, जिस तरह विजय माल्या ने की, हाँ। ये इसी तरह सरकार ने एमएसएमई को एनपीए ना दिखाने के लिए विंडो ड्रेसिंग आप कह सकते हैं। ऊपर से लीपा पोती की, अंदर से कुछ नहीं। अंदर से उनको एक पैसे का फायदा नहीं ठीक है दिया गया, जिसकी वजह से ज्यादातर एमएसएमई अनवाइबल हो चुके हैं। ठीक है। डॉक्टर एस के सरोज सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की बात कही है सरकार ने अपने इस बजट में, और जाहिर तौर पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को जब बढ़ावा दिया जाएगा तो पेट्रोल डीजल के जो भाव से लोग परेशान हैं उससे भी रिलीफ मिलेगी, पॉल्यूशन हम झेल रहे हैं दिल्ली वासी, उससे भी रिलीफ मिलेगी, और लोगों को एक नई टेक्नोलॉजी पे भी काम करने का मौका मिलेगा, एक कुछ नया मिलेगा। जी जी जी। जब भी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब भी कोई पार्टी बजट बनाती है, हाँ। बीजेपी ने बनाया हाँ। कल, तो अपोजिशन पार्टी हमेशा उसका विरोध करती है। यही कांग्रेस बनाती तो बीजेपी इसमें कमियां निकालती, और कांग्रेस बनाती, आम आदमी पार्टी बनाती तो दूसरी पार्टी ये बोलते कि हमारा बजट अच्छा है और दूसरे का बजट खराब है। कुछ बजट में अच्छाइयाँ भी होती है, हर के बजट में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ कमियां भी होती हैं। हाँ। हमें कमियों के साथ साथ अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। जिस हिसाब से 2 साल कोरोना में सफर करने के बाद अपने देश ने ग्रो किया है, चीजें महंगी हो गई हैं। एक चीज पे मैं बोलना चाहूंगा, मोदी सरकार थोड़ी सी महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है, बट हमें यह भी देखना चाहिए कि हाँ, जिस हिसाब से कोरोना में लेकिन 2 साल लेकिन पूरे सर, बिजनेस निर्मला में- सीतारमण ने आज संसद में कहा कि हम महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने महंगाई को कंट्रोल की है, लेकिन विपक्ष को दिख नहीं रहा है कि महंगाई कहाँ कंट्रोल हुई है। नहीं सर, अब जैसे कि देख लीजिए महंगाई, जैसे आप व्हीकल्स की बात आपने करी है, आप देखिए कि व्हीकल, यही बाइकें आज से 3-4 साल पहले हीरो स्प्लेंडर गाड़ी आपकी 50,000 रुपए में आया करती, हाँ। आज की डेट में 90,000 से कम में कोई गाड़ी नहीं है। हाँ। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं, इसी तरह आप टिकट्स में बात करता हूं कि टिकट का जो 3rd AC का किराया जहां पे 800 रुपए होता था, आज के डेट में 1200 रुपए हो गया है। हाँ। तो चीजें कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जा रही है और आदमी की इनकम नहीं बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इनकम बढ़ाने पे जोर देना चाहिए। तो इनकम बढ़ेगी तो लोगों को ये नहीं लगेगा ये चीज महंगी हुई है। अब इनकम के लिए एमएसएमई सेक्टर, जो सर ने भी बात कही, अग्रवाल सर ने बात बहुत अच्छी चीज कही है, एमएसएमई सेक्टर की तरफ हमेशा से गवर्नमेंट का ध्यान कम रहता है, फोकस रहता है। तो मेरा मानना है गवर्नमेंट को एमएसएमई को बढ़ावा देना चाहिए। आज के डेट में जीएसटी 18% कर दिया, पहले लोग वैट देते थे 12.5%। लोगों ने कहा कि जीएसटी आने के बाद सरकार ने कहा नहीं चीजें सस्ती हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ, और वही रेट है। और इवन 18% जीएसटी जो झेलना पड़ रहा है वो एंड यूजर कस्टमर को झेलना पड़ रहा है इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं एंड यूजर की जेब से तो पैसा ज्यादा जा रहा है सर। तो अब कुल मिला के जो आपने बात करी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आने वाला समय बहुत सुनहरा है,
और जब तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे डेफिनेटली इलेक्ट्रिक का कंजप्शन बढ़ेगा और सरकार को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे कि अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है आपका, सोलर हो गया, विंड एनर्जीज हो गई, इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर व्हीकल आ गए और आने वाले हैं बहुत तेजी से, इस पे सारी कंपनीज काम कर रही हैं। तो ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इतना ज्यादा लगे कि व्हीकल तो चल रहे हैं, हमारे घरों में बिजलियां ना रहे। तो सरकार को उसका बैकअप भी तैयार करना चाहिए। ये एक अच्छी शुरुआत है और हमारी कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज के ऊपर जो हमारी पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक डिपेंडेंसी है वो भी खत्म होना जरूरी है। तो ये जिला मिला जुला एक बजट है, कमियां हर बजट में रहती हैं बट इन कमियों को सरकार को दूर करना चाहिए और मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा पिसता है इसमें, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच। प्रीतपाल जी, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि 2047 तक इस तरह के बजट के जरिए भारत को समृद्ध भारत बनाएंगे। 2047 तक का लक्ष्य है केंद्र सरकार। नहीं, शिवम जी, देश ने जो मैंडेट दिया है वो 2024 तक का इनको दिया है जी। अब आप 47 की बात कर रहे हो। 25 साल बाद जब 47 में जब हम पहुंचेंगे, हाँ। तब आप बात करने लगोगे भैया 58-59 की बात करने लगोगे, 60 की बात करने लगोगे। हाँ। यही हाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से झंडा फहराने के समय कहा था कि 2022 तक जो हमारे किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। क्या दोगुनी हुई? नहीं हुई। जो बातें उन्होंने, आपने कहा था कि गंगा जो है वो पूरी तरह से निर्मल हो जाएगी, कोई भी स्नान वहां जाके कर सकता है। 4200 करोड़ रुपए वहां आपने लगा दिए। उस समय साध्वी एक हुआ करती थी जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है पूर्व की, और उसकी मंत्रिमंडल उनके पास था। उन्होंने कहा था कि 2022 तक अगर गंगा निर्मल नहीं हो तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। वो कहाँ गई साध्वी? देखिए, आप बातें तो लंबी लंबी करते हो, बहुत सजा के बातें करते हो। आयुष्मान योजना, उज्ज्वल योजना, शौचालय, स्वच्छ योजना, ये जाति कहाँ है? आपने 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण के लिए रखा, जो वैक्सीन लगनी थी। 35,000 करोड़ रुपए आपने अलग से बजट 2020-2021 में रखा, उसकी समीक्षा की। फिर लोग वैक्सीन खरीद के क्यों लगा रहे थे? जगह 35,000 करोड़ रुपए टैक्स के पैसे से आपने लिए थे। तो आप बड़े बड़े कह रहे हो कि हमने हाईवे बना दिए। उस हाईवे पे बनाने आपने मॉडल लाया, विदेशी मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है। अच्छी सड़कें होनी चाहिए, कम समय में लोग यहाँ से वहां पहुंच जाए, ये होना चाहिए। मगर विदेश में एक प्रावधान होता है कि अगर आपको भीड़ भाड़ इलाके से जाना है तो आप मुफ्त यहाँ से निकल जाइए, आपका कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, समय आपका ज्यादा लगेगा। हम आपको एक अलग से विकल्प दे रहे हैं, सड़क हमारी है, आप इधर से निकलोगे, आपका टोल टैक्स लगेगा, आपका समय बचेगा। मगर आपने विकल्प नहीं दिया, आपने कमाई के साधन बना दिए। आप बजट में उस पैसे को लेते हो कि हम ये इतना हाईवे बनाएंगे, वो तो हमारे आपके टैक्स के पैसे से निकलता है। फिर टोल टैक्स किस बात का? टोल टैक्स किस बात का? जब हम तेल खरीद रहे तो टोल टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे तो पैसा दे रहे, क्या हो रहा है? कि बजट आता है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किस खेत में होता है, किस कारखाने में होता है, उसका पता नहीं। आता है, 2 दिन चर्चा होती है, फिर उसके बाद सब यथावत हो जाता है जैसे कि बिल्कुल आपने सही बात बोला है। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमें इस बजट पे मॉनिटरिंग भी रखनी चाहिए क्योंकि बजट आता तो है, हाँ। बट उसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, हाँ। वो चीज एक बहुत बड़ा विषय है और इस पे भी लोगों को इस पे डेफिनेटली इस पे काम करना चाहिए और इस पे फोकस रखना चाहिए। जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट में, हर बजट में जैसे मैंने कहा कि अगर कोई अपोजिशन की पार्टी भी बजट बनाती, कांग्रेस बनाती या आप बनाती या दूसरी पार्टी बनाती, तो बजट में कमियां रहती हैं, हमेशा रहती हैं। बट कमियां, अच्छी चीज़ भी देखनी चाहिए, जैसे टैक्स वाला स्लैब है, वो भी एक ठीक पॉइंट है। बाकी मुझे लगता है कि सरकार को महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि मिडिल क्लास को जो है वो थोड़ा सा राहत मिले। ठीक है। ध्रुव सर, जिस तरह से कोरोना के बाद हालात बने हैं पूरी दुनिया के, देश के पूरी दुनिया के, जिस तरह से इकोनॉमी टूटी है, हमने अलग अलग देशों के हाल देखे हैं कि वहां किस तरह की स्थिति पनप रही है। उन देशों की तुलना करें और भारत की तुलना करें और इस बजट को मद्देनजर रखते हुए अगर चलते हैं तो भारत आज कहां खड़ा है सर? देखिए, भारत जहाँ पहले खड़ा था, हाँ। उससे कोई खास आगे नहीं बढ़ा है जी। और इस बजट को देख के और जो प्रधानमंत्री की घोषणाएं देखने के बाद में, जहाँ पर 80 करोड़ लोगों को केवल 5 किलो अनाज के लिए लाइन पे लगना पड़े, हाँ। जिसकी कीमत 50 से 100 रुपये होती है 5 किलो अनाज की, हाँ। और उस देश के अंदर आप ग्रोथ की बात करें, आप ये करें कि हम जो है उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसका हम विकास कर रहे हैं, तो यदि आप ओवरऑल विकास की दृष्टि से देखें तो भारत की हालत
कोई अच्छी नहीं है। अभी जैसे भारत बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे थे कि केवल 7.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। जब 80 करोड़ लोगों को आप अनाज बांट रहे हो तो बाकी तो कितने रह गए? 50 करोड़ ही। यानी केवल यदि 7.5 करोड़ फैमिली ही रह गई, यानी हर फैमिली जो अनाज नहीं पा रही है वो टैक्स दे रही है। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 28 करोड़ से ज़्यादा पैन कार्ड हैं इस देश के अंदर। इतनी पूरे देश के अंदर फैमिली नहीं है, जितने परिवार नहीं है, जितने पैन कार्ड बने हुए हैं। उन पैन कार्ड में से 7.5 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें यदि सरकार अच्छी तरह करे तो वो जो है 7.5 करोड़ में से आप ये देखिए। लेकिन सर ध्रुव सर, जरूरी नहीं कि टैक्स मतलब जो 7 लाख से ज्यादा कमा रहा है वही देगा। टैक्स तो कोई भी दे रहा है। हम 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, उसमें भी हम जीएसटी दे रहे हैं। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, उसमें वहां भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। हम कुछ नया सामान खरीद के ला रहे हैं मॉल से, वहां भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो टैक्स तो हम दे रहे हैं। मैंने फोन खरीदा, मैंने इसमें टैक्स दिया, तो टैक्स तो हम किसी ना किसी जरिए दे ही रहे हैं सरकार को। ये तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की जी। ये जो इनकम टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स है। हाँ। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स तो हमारा जेब से हर समय निकल रहा है। डेफिनेटली पेट्रोल बढ़ाते हैं तो भी निकलता पेट्रोल है। पेट्रोल बढ़ाते हैं, आप पानी निकालते हैं, डीजल इंजन किसान निकालता है। जी। जबकि जब भी ये जीएसटी भी आया था तब ये बात हुई थी कि एसेंशियल जो वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाए। हाँ, सरकार ने कहा था कि 36 प्रकार के करों से आजादी और सब करों का एक कर जीएसटी। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल, शान खान, कांग्रेस को कोई चुनावी फायदा लग रहा है कि बीजेपी के इस बजट में? जल्दी से सर। देखिए, कांग्रेस को क्या फायदा होगा वो तो नहीं पता मुझे। कांग्रेस को कुछ चुनावी फायदा लग रहा है कि इस बजट के जरिए सरकार को जनता को भारी नुकसान हो रहा है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के फायदे की बात न करके हमें जनता के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। हाँ। देश की और देश की जनता का जो नुकसान हो रहा है, दर बजट जिस प्रकार से घोषणाएं होती है। पिछले बजट में मुझे याद है निर्मला जी ने कहा था कि ड्रोन से हम लोग उर्वरक की छटाई करेंगे और ड्रोन का उपयोग करेंगे। ठीक है। मुझे तो ड्रोन दिखा इजाजत नहीं दे रहा सर, समय की ड्रोन दिखाओ तो पता नहीं। बहुत शुक्रिया प्रीतपाल जी आपका, शान खान आपका बहुत शुक्रिया, ध्रुव अग्रवाल हमारे साथ, अर्थशास्त्री आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर एसके सरोज अध्यक्ष TIICI आपका बहुत शुक्रिया सरोज सर। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।